टाइट किया जाएगा उन बंदों को या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो मईशत के आदादोशुमार सामने लाकर रखेंगे और फैक्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। तो फिर तब से मैं ये जिम्मेदारी समझता हूँ अपनी कि मैं इन फैक्ट्स को हर मरतबा रिपोर्ट करूँ। एक नया फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने जो ये शशमाई थी पूरी एक 6 महीने, जो माली साल शुरू होता है आपका 1 जुलाई से और ये जाता है अगले साल जून के आखिर तक, तो इसको एक माली साल कहते हैं। तो माली साल की जो पहली 6 महीने की कारकर्दगी है वो ये है कि पाकिस्तान 2022 में से जब निकला तो पाकिस्तान तयशुदा हदफ से 24% कम रेवेन्यू हासिल कर पाया। यानी जो आपने पैसे टैक्स में इकट्ठे करने होते हैं ना, उन्हीं पे तो मुल्क चलता है, उन्हीं से आप कर्जा उतारते हैं, उन्हीं से आप अपना मुल्क चलाते हैं, उन्हीं से आप तरक्याती मंसूबे, उन्हीं से आप तनख्वाहें देते हैं। वो जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हदफ होता है कि हमें इस हदफ तक पहुंचना है। तो इस मरतबा उस हदफ से 24% पाकिस्तान पीछे रह गया और ये बड़ी बदकिस्मती और नाअहली है इस हुकूमत की कि 225 अरब रुपए यानी लगभग 1 अरब अमरीकी डॉलर पाकिस्तान ने अपने हदफ में नाकामी हासिल की है, उससे पीछे रह गया है। अब जब इसको पूरा करना पड़ेगा तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगली शशमाई के अंदर FPR या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये वो इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है कि ये टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। यानी आपको जितने भी टैक्स आपके ऊपर लगते हैं, चाहे आप एक माचिस की डबिया खरीदें, चाहे आप एक साबुन की टिकिया खरीदें, चाहे आप आटा खरीदें, चाहे आप कुछ भी खरीदें, आप होटल में जाकर खाना खाएं, आप बस में सफ़र करें, ट्रेन में सफ़र करें, आप हवाई जहाज़ में सफ़र करें, आप जूता खरीदें, कपड़े खरीदें, आप जो भी लेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा और सेल टैक्स अलग पड़ेगा, बाकी टैक्सेस अलग हैं, फैक्ट्रीज अलग टैक्स दे रही होती हैं, तो वो सारा रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ पाकिस्तान जो टैक्स इकट्ठा करता है 24% नीचे गया। अब उस 24% को पूरा करने के लिए लोगों पे दबाव डाला जाएगा अगले 6 महीने में, यानी कारोबार मजीद तबाही की तरफ जाएगा इस मुल्क के अंदर। ये एक तयशुदा हकीकत है। इस साल का जो तोहफा दिया है हुकूमत की जानिब से, जो तोहफा दिया गया है पाकिस्तान की आवाम को, ज़रा वो भी आप देख लें, मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। साल के पहले दिन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, जहाँ से गरीब लोग और मुतवसत तबका जो है वो सामान ख़रीदता है अपने खाने पीने का, वहाँ पे अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मैं सिर्फ 3 बुनियादी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे जो चीनी की कीमत बढ़ाई है एक दिन में, साल के पहले दिन में चीनी की कीमत में 19 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया है। दावा किया गया था कि पेट्रोल की कीमत हम नहीं बढ़ा रहे, हालांकि उसको कम करना चाहिए, लेकिन दावा किया गया कि पेट्रोल की कीमत हम नहीं बढ़ा रहे, गरीब को फ़ायदा देना है, तो गरीब को दूसरी तरफ से नचोड़ लिया। यूटिलिटी स्टोर पे एक दिन में चीनी की फ़ी किलो कीमत 19 रुपये बढ़ा दी गई, जबकि घी की फ़ी किलो कीमत 75 रुपये बढ़ा दी गई और आटे की जो थैली है उसकी कीमत 496 रुपये, यानी लगभग 4 रुपये कम, 500 रुपये तक कीमत जो है वो आटे की थैली की भी बढ़ा दी गई है। ये साले 9 का तोहफा है 2023 की, जो 2023 का आगाज़ हुआ है उसका तोहफा हुकूमत ने ये दिया पाकिस्तान की आवाम को कि इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया। और एक और जो तोहफा पाकिस्तान को मिला है गुज़िश्ता चंद महीनों में, वो दहशतगर्दी में लगातार इजाफे का है। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है दहशतगर्दी के अफरियत से निपटने में। और एक डॉन की रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की, CRSS ये इदारा है जिसने ये रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि 2023 में पाकिस्तान को मज़ीद पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। और 2022 किस तरह का रहा, यानी 2022 में 300 से ज़ायद हमलों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। और इससे पहले ऐसा सिर्फ 2017 में एक ऐसा साल था, तब भी PMLN की हुकूमत थी, तब इतने हमले हुए थे। 2022 में सिक्योरिटी फोर्सेस के कम से कम 282 एहलकारों की शहादत हुई, जिनमें से 40 शहादतें सिर्फ दिसंबर में होने वाले हमलों के अंदर हुई हैं। इनमें शामिल देसी साख्ता बम, IDs हमले, खुदकुश हमले और सिक्योरिटी पोस्टों पर हमलों के ज़्यादातर वाक़यात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में हुए हैं। 2022 के दौरान पाकिस्तान को 376 दहशतगर्द हमलों का सामना करना पड़ा। लगभग 450 दहशतगर्द हमले पाकिस्तान के ऊपर इस साल में हुए हैं। TTP, दाइश और BLA जैसी कलदम तंजीमों ने इनमें से 57 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। दहशतगर्दी के वाक़यात के नतीजे में होने वाली जो हलाकतें, उनकी कुल तादाद 973 रही है। ये लोग जाँ बहक हो गए। और 2017 के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान में एक साल के दौरान अस्करियत पसंदों ने 300 से ज़ायद हमले किए और पाकिस्तान को उनका सामना करना पड़ा। इन वाक़यात के नतीजे में 62% जो शहादतें हुई हैं वो शहरियों की हुई हैं, आम शहरियों की, सरकारी अहदेदारों की,
और सिक्योरिटी एहलकारों की, जबकि बाकी जो 38% हलाकतें हैं उनमें असलियत पसंद, बागी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस दीगर अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। अफगान तालिबान ने डिविडेंड लाइन के मसले को दोबारा जिंदा कर दिया है वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत उनको इंगेज नहीं कर सकी। एक नाअहल हुकूमत है यहाँ पे मौजूद है और 50 करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत से लगाई जाने वाली सरहदी बाढ़ पर सवालात खड़े करने के साथ साथ उसे उखाड़ने के वाकयात भी रोनुमा होना शुरू हो गए हैं। और 2023 में दहशतगर्दी के मजीद वाकयात बढ़ने के हवाले से भी इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है और वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी ऐसी चलती रहेगी जब तक कि अफगानिस्तान के साथ आप खातिर ख्वाह मुज़ाकरात में कोई कामयाबी हासिल नहीं करते और वहाँ पे इन लोगों की ऐसी पनाहगाहें मौजूद रहती हैं जहाँ पे जाके ये पनाह ले सकते हैं और फिर बाद में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक स्टेटमेंट है जनरल बाजवा ने जो आखिरी मुलाकात की इमरान खान साहब से, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप प्ले बॉय हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। कमर बाजवा कमर पे छुड़ा मार रहा था और हमदर्दी भी कर रहा था, ये इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया। यानी इमरान खान साहब के मादी के बारे में कौन नहीं जानता, यानी एक अजीब ज़िंदगी थी उसकी और इमरान खान कहाँ से घूमते घूमते कहाँ तक पहुँच गए। यानी उनका दीनी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं था और एक ऐसा आदमी तो था जो बड़ा ऑनेस्ट आदमी था, बेईमानी नहीं करता था, मेहनती आदमी था, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत बेहतर थीं। लेकिन दीन के नुक्ता नज़र से और कुछ दीगर ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं इस्लाम में करैक्टर के हवाले से, उस हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जाते थे माजी में और जायज़ सवालात उठाए जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को पूरा 180 डिग्री पे शिफ्ट किया इमरान खान साहब ने और बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब जो उनकी माजी की ज़िंदगी थी उसके ताने फिर जनरल बाजवा साहब ने भी जाते जाते दिए कि आप प्ले बॉय हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं माजी में रहा हूँ प्ले बॉय। तो अब तो इमरान खान साहब ऐसे नहीं है, ये सब जानते हैं, सबको पता, उनके हाथ में तस्बीह होती है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी उन्होंने बनाई है, नामूस रिसालत के लिए सबसे ज़्यादा बात उन्होंने की है पूरी दुनिया में। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो एक मामला था उसको इमरान खान साहब ने उठाया है और बहुत सारा आलम इस्लाम के हवाले से इमरान खान साहब का कंट्रीब्यूशन अब समझा जाता है। तो ये मुख्तलिफ आदमी अब बन चुके हैं। तो अल्लाह ताला किसी पे भी फजल करे और किसी भी उम्र में करे, यानी अगर किसी भी आदमी को किसी भी उम्र के अंदर अल्लाह ताला ने अपना फजल से नवाज दिया है और उसको अपने दीन की समझ अता कर दी है और उसका किबला दुरुस्त कर दिया है, तो ये तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। किसी को अल्लाह ताला जल्दी बताता है, किसी को देर लग जाती है, ये तो तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से है। और कुरान पाक में यानी अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जब जिसको अल्लाह ताला नहीं चाहता उसको कैसे आप बदल सकते हैं, किसी का दिल नहीं बदल सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहें। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, इमरान खान साहब बदल गए। अब वो माजी में क्या थे ये पूरी कौम जानती है, कोई समझाने की बताने की वो ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान साहब चंद दहाइयाँ पहले तक, और वो रिकॉर्ड इकट्ठा करके इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। वो पुरानी वीडियोस किसी ने उस दौर में बनाई, कोई पुरानी ऑडियोज इकट्ठी की या कुछ नई बना ली उसके साथ टोटे जोड़ के या कुछ एडिटिंग कर ली, तो वो चीज़ें जो हैं वो बात तो ठीक है, वो हिस्सा रहा उनकी ज़िंदगी का, लेकिन अब नहीं है कोई ऐसी चीज़। जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने उसके बाद से लेकर अब तक आपके सामने नहीं आती। तो इमरान खान साहब को एक ताना भी दिया था जनरल बाजवा ने, जिस पे इमरान खान साहब ने ये बात की थी। फिर इमरान खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में भी एक बात की। उन्होंने कहा कि मेरा कोई इनके साथ तनाज़ा नहीं है और अभी तक मेरा रब्ता भी नहीं हुआ नए आर्मी चीफ से। और इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हुसैन हक्कानी के बारे में। उन्होंने कहा हुसैन हक्कानी को जनरल रिटायर बाजवा ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया, मुझे एंटी अमेरिका साबित करने की कोशिश पाकिस्तान से हुई है। अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ मुहिम और जनरल रिटायर बाजवा की तशहीर करते रहे, वो कमर में छुरा मार रहे थे और साथ ही हमदर्दी भी कर रहे थे। ये जनरल बाजवा साहब, यानी अब इमरान खान साहब के बाद वो चीज़ें आ रही हैं, अब समझ आ रही है कि हुआ क्या था, अमेरिका एकदम इतना खिलाफ कैसे हो गया था। हुआ ये था कि इमरान खान साहब, हमने बल्कि बड़ा उठाया इस मामले को कि इमरान खान साहब ने अमरीकी CIA चीफ से मुलाकात से इनकार कर दिया, तो ये तो बड़ा अच्छा किया, वो जाए और जाकर अपने हम मनसब से मिले। इमरान खान साहब ने उनको ये कहा कि ठीक है मैं एक लीडर हूँ और मैं पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ एक गलती हो गई। अगर इमरान खान साहब CIA के चीफ से मिलते तो शायद इमरान खान साहब को पता होता कि उनके खिलाफ क्या साजिश चल रही है। अभी जो इत्तलात आ रही हैं या रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, हकाइक
मजीद सामने आने चाहिए। लेकिन जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा हुसैन हक्कानी से मिले थे, फिर इन्होंने एक इमरान खान साहब के नॉलेज से बाहर रहते हुए, उनको नहीं पता था इस बारे में, अमेरिका में लॉबिंग के लिए एक फर्म भी हायर की थी, उस पर इफ्तिखार दुरानी साहब के साइन भी करवाए गए थे एक ताल्लुकदार की वजह से और उसको इस्तेमाल करते हुए। और इफ्तिखार दुरानी साहब उस वक्त इमरान खान साहब की काबीना में या उनके साथ मौजूद नहीं थे। एक दिन जनरल बाजवा साहब ने यह आइडिया भी पेश किया था कि हुसैन हक्कानी को क्यों ना इस्तेमाल किया जाए अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने में। तो उसको जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, काबीना नहीं एक मीटिंग थी, उसमें जो सीनियर लोग मौजूद थे तमाम ने उसकी मुखालफत कर दी थी। फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ मुबैना तौर पर मिले थे हुसैन हक्कानी को, और उसके बाद हुसैन हक्कानी ये साबित करने में जुट गए थे कि अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में इमरान खान है और अमरीकी मफादात के हक़ में पाकिस्तान में जनरल बाजवा है। अब ये मुबैना तौर पे स्टोरी सामने आ रही है जिसकी वजह से अमेरिकन जो एक एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गई। और फिर उन्होंने यहाँ तक साइफर का मामला पहुँच गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान को निकाल देते हैं तो आपके गुनाह माफ़, और अगर आप इमरान खान इसमें सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अब ये जो साइफर है उसके बाद पाकिस्तान के कौन से गुनाह माफ़ हुए, पाकिस्तान को अमेरिका ने कौन सी मदद की इमरान खान के निकलने के बाद। तो अमेरिकन तो फ़ायदा मांगते हैं और वो फ़ायदा उनको पाकिस्तान नहीं दे पा रहा क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जाग रही है और वो ये चीज़ें अब करने नहीं देगी। इमरान खान साहब ने एक और दावा किया कि उनके 3 लोगों को राब्ता किया गया है और उन पर दबाव डाला गया है कि वो न्यूट्रल रहें एतमाद के वोट में। यानी 3 ऐसे लोग हैं पंजाब की सूबाई असम्बली के, 188 है, अगर 3 लोग निकल जाते हैं 185 रह जाते हैं और परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, तो उन 3 लोगों के ऊपर दबाव डाला गया। इमरान साहब को पता तो चल गया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने उसको बेनकाब भी कर दिया, बता भी दिया कि 3 लोगों के ऊपर दबाव डाला गया है कि वो न्यूट्रल रह जाएं और एतमाद के वोट में परवेज़ इलाही को वोट ना डालें। दूसरी जानिब MQM जो है वो भी बिगड़ गई है। लेकिन एक और खबर यह है कि इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा था और उसकी पोलिंग अब इसी हफ्ते होने की तवक्को है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर तेज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को यह पता है कि उनके ऊपर तौहीन अदालत लग जानी है। जैसी अदालत बुलाए वहाँ जाओ और जाते ही कहो कि सर हमारी पूरी तैयारी है, हुकूमत कह रही है कि वो बढ़ाना चाहती है, हुकूमत हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही थी, हम इस वजह से उस दिन इस काबिल नहीं थे कि हम इंतखाबात करवाते, आप हुक्म करें हम इसी हफ्ते इंतखाबात करवा देते हैं। और उसके लिए वो धड़ाधड़ तैयारी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए हंगामी बुनियादों पर पोलिंग सामान की तरसील पर काम शुरू कर दिया है और इसकी हदायत जारी कर दी हैं। मुतल्लिका आरओज़ को सामान की तरसील और इंतजामात करने की हदायत कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि पोलिंग की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी और इम्कान यही है कि इसी हफ्ते पोलिंग डे रखा जाएगा। यानी हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन किसी दिन भी पोलिंग डे हो सकता है, जुमेरात भी हो सकती है, हफ्ता भी हो सकता है। तो हफ्ते का दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा इस्लामाबाद में, और इस हफ्ते को पोलिंग हो सकती है। एक तो इलेक्शन से हर जगह से भाग रही है PDM और कोशिश कर रहे हैं कि भाग जाएं, लेकिन अब ज़रा बुरी तरह फंस गए हैं तो इस्लामाबाद में तो मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरी जानिब प्रॉब्लम ये पैदा हो गया है कि MQM ने भी ये हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी ये हाथ खड़े करने का मतलब ये है कि ये आपस में तय कर लेते हैं और बल्दियाती इंतखाबात से भागने का कोई नया बहाना ढूंढते हैं। कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल तरीन जमातों में से एक है। जमात इस्लामी के बड़े रोशन इम्कानात हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा सीटें ले सकती है, कराची में भी हैदराबाद में भी। और MQM जो है उसकी तो पतंग कटी हुई है, उनकी बहुत बुरी सूरत हाल है MQM की, और वो कराची में जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे और पीपल्स पार्टी की कहीं जगह ही नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर फिर एक नया ड्रामा खेला है। पहले इन्होंने जो ड्रामा खेला वो जून जुलाई की बारिशों में इन्होंने कहा जी बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कराची डूब रहा है जी, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर से बात करवा लेते हैं। अगस्त में सितंबर में इन्होंने कहा जी अब सैलाब बहुत ज़्यादा आ गया है और पूरा सिंध सैलाब से डूबा हुआ है। हालांकि जिन इलाकों के अंदर इलेक्शन होने थे वहाँ पे सैलाब नहीं था, लेकिन फिर इलेक्शन नहीं करवाया। उसके बाद कह दिया जी कि हमारी पुलिस जो है वो इस्लामाबाद चली गई है और सिंध के अंदर रिलीफ के कामों में हमारे लोग मसरूफ़ हैं, लिहाजा हमारे पास इतनी इंतजामी ताकत नहीं है कि हम बल्दियाती इंतखाबात में मदद कर सकें, लिहाजा फिर इंतखाबात फारिग हो गए। और अब MQM ने कहा कि अगर हल्का बंदियाँ ना की गई तो हमारी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ ना हुई, उनके कुछ मुतालबात जायज़ भी हैं। ऐसे कहा जाए कि वो सारे नाजायज़ हैं, नहीं, कुछ मुतालबात उनके जायज़ भी हैं। लेकिन इस मौका पर इलेक्शन रोकने का एक तरीकाकार है कि जी हम नाराज़ हो रहे हैं, अगर हल्का बंदियाँ ना हुई तो फिर हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, यानी हम फिर छोड़ देंगे, हम फिर इत्तेहाद को छोड़ देंगे। और अगर MQM इत्तेहाद को छोड़ती है 7 सीटें हैं तो हुकूमत धड़म से गिर जाएगी, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं छोड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सिर्फ एक बल्दियाती इंतखाबात को डिले करने की साजिश है और कुछ नहीं है।
जितना भी भागें आखिरकार जाना इलेक्शन में पड़ेगा। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें बताता हूँ, तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।